सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। पिछली क्लास में हमने बात करी थी निबिड़ संकुलन की, और निबिड़ संकुलन में हमने एक विमीय, द्विविमीय तथा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की बात करी थी। त्रिविमीय जब निबिड़ संकुलन की अध्ययन कर रहे थे तो उस समय अपने पास में दो प्रकार के छिद्र, या कह लीजिए तीनों प्रकार के छिद्र की बात हुई थी। एक तो त्रिकोणीय छिद्र, एक चतुष्फलकीय छिद्र और एक अष्टफलकीय छिद्र। तो आज अपन बात करेंगे इनकी परिभाषा, जो कई बार एग्जाम में पूछ जाती है कि किस प्रकार की परिभाषा इनकी लिखनी होती है। तो देखिए, रिक्तिका अथवा छिद्र। तो रिक्तिका और छिद्र मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, त्रिकोणीय रिक्ति या छिद्र, चतुष्फलकीय रिक्ति या छिद्र और अष्टफलकीय रिक्ति या छिद्र। त्रिकोणीय किसे कहते हैं? इन सभी के नाम से पता चल रहा है। त्रिकोणीय यानी तीन परमाणु के संयोजन के केंद्र पर बनी रिक्ति। तो परिभाषा देख लीजिए, निबिड़ संकुलन की व्यवस्था में तीन परमाणुओं के संयोजन केंद्र पर बनी रिक्ति, जहां तीन परमाणु आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उनके केंद्र पर जो रिक्ति बन जाती है उसे कहते हैं त्रिकोणीय रिक्ति। हमने इस त्रिकोणीय रिक्ति की बात की थी कब? जब अपन त्रिविमीय निबिड़ संकुलन पढ़ रहे थे। वहां पर जब हमने प्रथम सतह की बात की थी तो प्रथम सतह पर तीन परमाणु आपस में मिल रहे थे और उनके केंद्र पर रिक्ति थी, वो क्या है? त्रिकोणीय रिक्ति। या पीछे आप रिवाइज कर सकते हैं। चतुष्फलकीय रिक्ति देख लीजिए, दो विभिन्न परतों के, जब 3D जो क्लोज पैकिंग है उसमें प्रथम सतह की एक त्रिकोण रिक्ति, उसके ऊपर उसी के जैसी एक द्वितीय परत भी जब रख देते हैं तो द्वितीय परत का एक परमाणु इस त्रिकोण रिक्ति के ऊपर आपको जो है इसको ढकता हुआ दिखाई देगा, त्रिकोणीय रिक्ति को। और चार परमाणु के संयोजन के केंद्र पर बनी रिक्ति को क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय रिक्ति। तो दो विभिन्न परतों के, जिसमें प्रथम परत और द्वितीय परत शामिल है, उनके कुल मिलाकर चार परमाणु के संयोजन केंद्र पर बनी रिक्ति को क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। अष्टफलकीय रिक्ति देखिए, प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्तियां, प्रथम परत की जितनी भी त्रिकोणीय रिक्तियां हैं तथा द्वितीय परत की जितनी भी त्रिकोणीय रिक्तियां हैं, ये आपस में एक दूसरे का संयोजन करेगी। तो संयोजन में देखिए 6 परमाणु भाग लेते हैं, जिसमें त्रिकोणीय रिक्ति एक तो होगी ऊर्ध्वमुखी और एक होगी अधोमुखी। ठीक है, तो ऊर्ध्वमुखी त्रिकोणीय रिक्ति और अधोमुखी त्रिकोणीय रिक्ति, ये आप देख लीजिए, दोनों अलग अलग है। प्रथम सतह की और द्वितीय सतह की त्रिकोणीय रिक्ति, कुल मिलाकर कितने परमाणु है? 6 परमाणु। आपस में जब संयोजन करेंगे, तो मैंने आपस में संयोजन करके दिखाया आपको, तो ये देख लीजिए, इसको इसके ऊपर रख लीजिए आप, तो सीधी सीधी, और इसके केंद्र पर बनी रिक्ति क्या कहलाती है? चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाती है। तो प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्ति तथा द्वितीय परत की त्रिकोणीय रिक्ति के 6 परमाणु, ऊर्ध्वमुखी तथा अधोमुखी त्रिकोणीय रिक्तियां आदि के संयोजन केंद्र पर बनी रिक्ति को क्या कहते हैं? अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। अब कई बार छोटा प्रश्न पूछ लेते हैं कि चतुष्फलकीय रिक्तियां होती हैं, उनमें त्रिज्या अनुपात क्या होता है? तो त्रिज्या अनुपात ध्यान रखिए 0.225 होता है। कितना होता है? 0.225। और अष्टफलकीय रिक्तियों का त्रिज्या अनुपात कितना होता है? अष्टफलकीय रिक्तियों का त्रिज्या अनुपात 0.414 होता है। ये भी आप याद रख लेंगे। देखते हैं आगे, चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय रिक्तियों की गणना एवं इन पर आधारित आंकिक प्रश्न। परीक्षा में अष्टफलकीय और जो चतुष्फलकीय रिक्तियों की गणना के आधार पर बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और कई कंपटीशन एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखना है कि अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या की गणना किस प्रकार होगी और प्रश्न किस टाइप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दो चीज आपको याद रखनी है। अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर n, कैपिटल N। चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर 2n। ये दो फॉर्मूले हैं, यानी अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या का किसके बराबर है? n के बराबर होगी,
और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या किसके बराबर होगी? 2n के बराबर होगी। अब यहाँ n क्या है? क्योंकि अगर आपको n पता चल जाए तो अष्टफलकीय चतुष्फलकीय संख्या आसानी से आप पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ n बराबर क्रिस्टल तंत्र या एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या है। मैंने आपको बहुत सारे एकक कोष्ठिका बताई, FCC है, BCC है, सरल है, ECC है, HCP है, CCP है। इन सभी में अवयवी कणों की जो संख्या होगी वो अगर आपको याद है, वो अगर आपको पता है, तो आप अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल बताया आपको, जैसे FCC है, FCC कोई इकाई कोष्ठिका है या क्रिस्टल तंत्र है, तो उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो आप कहेंगे कितनी होगी? 4 होगी। तो 4 होगी तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? यानी n आपका क्या आ गया? 4 आ गया। तो अष्टफलकीय संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई, 4 हो गई। और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी है? दुगनी इससे, तो 4 × 2 यानी 8 हो गई। पास में ऐसे ही मान लीजिए आपको दे दिया CCP। अब CCP हो चाहे FCC हो, अवयवी कणों की संख्या या परमाणु की संख्या कितनी होती है? 4 ही होती है। तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी है? 4 हो गई, यानी n आपका क्या है? ये 4 है। और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी आ गई? 8 आ गई। ऐसे ही आपको दे दिया मान लीजिए HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो हेक्सागोनल, हेक्सा यानी 6, यानी कितने अवयवी कण हैं? 6 अवयवी कण हैं। तो 6 जब अवयवी कण होंगे तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या n का मतलब कितना? 6। और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 × 2, 6 × 2 बराबर कितनी हो जाएगी? 12। तो इस तरीके से आप अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या निकाल सकते हैं। अब देखिए प्रश्न किस तरीके से आएगा। तो देखिए प्रश्न है, एक यौगिक, ध्यान से प्रश्न को देखेंगे, एक यौगिक 2 तत्वों X एवं Y से निर्मित है। Y तत्व के परमाणु कौन सी व्यवस्था में? ध्यान से देखिए, CCP व्यवस्था में है, तथा X तत्व के परमाणु सभी अष्टफलकीय छिद्रियों से भरे, यानी जो अष्टफलकीय छिद्र हैं उनके ऊपर जो है कितने हैं? X परमाणु उपस्थित होंगे। तो आपसे पूछा है यौगिक का सूत्र क्या होगा? पूछा आपसे क्या यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो इसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए 2 परमाणु है X और Y, ध्यान दीजिए। Y तत्व के परमाणु कौन सी व्यवस्था में? CCP व्यवस्था में है। CC व्यवस्था में है तो Y की संख्या कितनी हो जाएगी? क्या बताया? 4 यहां हो जाएगी, हो जाएगी। अब देखिए आगे पढ़िए, X तत्व के परमाणु सभी अष्टफलकीय छिद्रों से, यानी अगर आपके पास में अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या आ जाए तो उन्हीं पर तो क्या है? X के परमाणु है। तो अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या किससे आएगी? आपके पास में n = क्या आ गया? 4 आ गया। तो n = 4 है तो सूत्र क्या है? अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या क्या है? n है। और x कहां है? x है आपका अष्टफलकीय छिद्रों के ऊपर ही है। जितने अष्टफलकीय छिद्र होंगे उतने ही क्या होंगे? x के परमाणु होंगे। तो अष्टफलकीय छिद्रों से कितने हैं? जितने परमाणु व्यवस्था में है उतने ही छिद्र होंगे अष्टफलकीय। तो कितने हो गए? 4 हो गए। तो इनका अनुपात क्या आ गया? 4:4, यानी 1:1। तो सूत्र क्या आ गया आपका? X Y। आसानी से आप देख सकते हैं, बहुत इजी प्रश्न। जहां भी व्यवस्था दी जाए उससे आप परमाणु की संख्या निकाल लेंगे, वो आपकी n हो जाएगी। और फिर अष्टफलकीय या चतुष्फलकीय छिद्र कोई भी आपको दिया जाए तो n से आप अष्टफलकीय छिद्र और चतुष्फलकीय छिद्र निकाल लेंगे। उन्हीं पर ही दूसरा परमाणु आपको अध्यारोपित, अध्यासित या उन छिद्रों पर आपको मिलेगा। तो वो जाएंगे आपका दूसरा या अन्य परमाणु। फिर आप रेशियो निकाल लेंगे और आपका सूत्र हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। इस तरीके से प्रश्न में पूछा जाएगा, ध्यान से प्रश्न को देखेंगे सभी। एक यौगिक 2 तत्वों M एवं N से निर्मित है। M तत्व के परमाणु वही CCP व्यवस्था में है तथा N तत्व के परमाणु सभी अष्टफलकीय छिद्रों के कितने भाग पर? 1/3 भाग पर अध्यासित है। ध्यान रखिए यहां पर आपको एक फ्रैक्शन दे रखा है 1/3 भाग पर, यानी जितने अष्टफलकीय छिद्र आपके आएंगे उसका 1/3 भाग जो होगा वो आएगा N तत्व की संख्या।
ठीक है, तो देखते हैं, करते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले अपने बात करें, दो परमाणु है आपके पास में, दो तत्व है एम और एन। ठीक है, एम कहां है, देखिए सीसीपी व्यवस्था में, तो सीसीपी व्यवस्था में तो एन बराबर कितना आ गया भाई, आप कहेंगे 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एन तत्व के परमाणु सभी अष्टफलकीय छिद्रों के, तो बताइए अष्टफलकीय छिद्र कितने आ जाएंगे, यानी आपका फॉर्मूला अष्टफलकीय रिक्तियों छिद्रों की संख्या कितनी है, जो एन है वही होगी। तो अष्टफलकीय, अष्टफलकीय को क्या लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ऑक्टाहेड्रल, कितना आया 4 आपका आ जाएगा। अब इस अष्टफलकीय छिद्रों के कितने भाग पर एन है, 1/3 भाग पर एन तत्व या एन तत्व के परमाणु स्थित है। तो इसका आप 1/3 भाग निकाल लीजिए, यानी 4 गुणा 1/3 कितना आया 4/3। अनुपात देख लीजिए, 4/4/3, इसको इधर भेज दीजिए 12 या 12/4, कितना आया 3/1। क्या फॉर्मूला आया M3N, क्या आया M3N। बहुत ही सिंपल सरल, अगर आप ध्यान से देखा आपने तो आसानी से आपको प्रश्न हो सकता है। अब इसी प्रश्न में अपन क्या करते हैं, यही प्रश्न यही है और चेंज कर दिया हमने, अष्टफलकीय की जगह क्या लगा दिया, क्या लगा दिया, चतुष्फलकीय लगा दिया। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, चतुष्फलकीय भी अपने पास में है कि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, जो आपका Ni है उसका डबल होना चाहिए। तो देखते हैं इसका प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। M और N दो तत्व, M कहां है, CCP व्यवस्था में, हमने लिख लिया। N की संख्या कितनी आ गई, यानी परमाणु संख्या कितनी आ गई 4 आ गई। अब N तत्व के परमाणु सभी चतुष्फलकीय छिद्रों, देखिए चतुष्फलकीय छिद्रों के, तो बताइए अगर n बराबर 4 है तो चतुष्फलकीय छिद्र क्या आएंगे 2n होगा, यानी 4 को आप 2 से गुणा करेंगे तो TD का मतलब टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल का मतलब चतुष्फलकीय छिद्र, कितना आया 2 गुणा n, कितना आपका 4 है तो कितने आए 8 हो गए। अब इसके कितने भाग पर है, तो आप देखेंगे प्रश्न में 1/3 भाग पर अध्यासित है। तो इसका 1/3 भाग पर कौन है, n परमाणु है, तो 8 गुना 1/3 यानी 8/3। तो आप इनका अनुपात ले लीजिए, क्या आया 4/8/3, तो कितना आया 12/8। इसे आप और भी कट कर सकते हैं, तो 3 या 3/2। तो सूत्र क्या आ गया M3N2, क्या सूत्र आ जाएगा M3N2। देखते हैं अगला प्रश्न, एक यौगिक दो तत्वों A एवं B से निर्मित है। A तत्व के परमाणु अब की बात क्या है FCC है, तो कोई दिक्कत नहीं है, FCC में 4 होंगे, पहले आपको बता दिया व्यवस्था में है। तथा B तत्व के परमाणु सभी चतुष्फलकीय छिद्रों के अब की बात कितना भाग है 2/3 भाग पर अध्यासित है। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो बहुत ही 2 प्रश्न का अभ्यास हमने किया, तो ये हो सकता है आपसे A और B दो तत्व है, A कहां है FCC व्यवस्था में, तो बताइए A की N की संख्या कितने आ गई 4 आ गई। चतुष्फलकीय छिद्र दे रखा है, तो चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या कितने आ जाएगी 2 गुणा n है, तो n बराबर क्या है 4 है, तो कितना आ गया 8 हो गए। अब इसके कितने भाग पर B है, B कितने भाग पर है 2/3 भाग पर, तो 8 गुणा 2/3 यानी 16/3। तो अनुपात क्या आएगा 4/16/3, तो 12/16, तो 4 से इसे कट करेंगे तो 3/4। फॉर्मूला क्या आ गया A3B4, क्या फॉर्मूला आ गया A3B4। देखिए अगला प्रश्न, इसे आपको अभ्यास करना है। एक यौगिक दो तत्व A तथा B से निर्मित है। A तत्व के परमाणु HCP का मतलब कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, पहले मैंने बता दिया आपको व्यवस्था में है। तथा B तत्व के परमाणु सभी चतुष्फलकीय छिद्रों, एक बार तो आपको ये प्रश्न को हल करना है चतुष्फलकीय छिद्रों के 2/3 भाग पर, और एक बार आप हल करना अष्टफलकीय छिद्रों के 2/3 भाग पर अध्यासित है। तो ये 2 प्रश्न हो जाएंगे आपके लिए। और यौगिक का सूत्र क्या है, तो आसानी से आप जो है इसे जो है सावधानी पूर्वक इसे करेंगे तो ये प्रश्न जो है आपसे हो जाएगा। तो एक प्रश्न जो है इस तरीके का अगर कोई आता है तो आप उसे आसानी से
कर सकते हैं। देखिए एक अलग तरीके का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन भी जो है रिक्तियों पर आधारित पूछा जाता है। आपकी बुक के अंदर जो अभ्यास प्रश्न उसमें दिया हुआ है, एक पदार्थ HCP व्यवस्था में है, यहां और भी व्यवस्था आ सकती है, FCC भी आ सकती है, CC भी आ सकती है। इसके 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? तो प्रश्न में जहां ध्यान देने वाली बात है वो है ये 0.5 मोल में कुल रिक्तियां। अब देखिए 11th क्लास में आपने मोल से परमाणुओं में बदलने की जो सूत्र या मोल से परमाणु में बदलने के बारे में पढ़ा था, वो ही यहां काम आएगा। यदि मोल को परमाणु की संख्या में बदलना है तो मोल को किससे गुणा करना पड़ेगा? एवोगेद्रो संख्या से। ठीक है, तो अगर एवोगेद्रो संख्या से अपन इस मोल को गुणा कर दें तो अपने पास में परमाणु संख्या आ जाएगी, यानी अपने पास में n आ जाएगा। क्या जाएगा? n। और बाद में अपने पास दो फॉर्मूले हैं, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी है? 2n, और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी है? n। तो देखिए प्रश्न किस तरीके से बात करते हैं। 0.5 मोल में परमाणुओं की 0.5 मोल में परमाणुओं की संख्या, यानी क्या है? ये n है। क्या है आपका? n। कितना आएगा? 0.5 गुना 6.022 गुना 10 की पावर 23। तो ये जब आप इसे सोल्व कर लेंगे तो ये कितना आएगा? इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, चाहे से 3.011 इंटू 10 टू पावर 23 क्या है आपके पास? ये परमाणु आ जाएंगे। ओके, ये आगे परमाणु। अब प्रश्न सरल हो गए, अब निकाल सकते हैं अपन। तो चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या वो क्या होती है? अगर कुछ है कुल रिक्तियां, तो कुल रिक्तियां मुख्य रूप से दो प्रकार से निकालनी रहती है, एक तो चतुष्फलकीय और एक अष्टफलकीय। तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या है 2n। n क्या है? ये इसको 2 से इंटू करना है, आराम से आप कर सकते हैं। तो कितना आएगा? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 चतुष्फलकीय रिक्तियां। ओके, आराम से आप देख सकते हैं। ऐसे अष्टफलकीय रिक्तियां, अष्टफलकीय छिद्रों या रिक्तियों की संख्या वो किसके बराबर होती है? n के बराबर होती है। n क्या है? ये रहा आपके पास में। तो ये क्या है? 3.011 इंटू 10 टू पावर 23 क्या है आपके पास में? अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या आपके पास में आ जाएगी। अब आगे प्रश्न पूछा कुल रिक्तियों की संख्या, तो आप इसको क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए, इसको आप जोड़ दीजिए। तो पूछा है कुल रिक्तियों की संख्या, तो कुल रिक्तियों की क्या है? 2n प्लस n इज इक्वल टू 3n। एक ही बात है। हालांकि प्रश्न में से कुल रिक्तियों की संख्या पूछे तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन आपसे पूछे कि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी हुई, अष्टफलकीय रिक्तियों से कितनी हुई, तो हमने एक ही प्रश्न में जो है अलग अलग इसके भाग जो है कर लिए हैं। तो ये टोटल कितना आ जाएगा? 9.033 इंटू 10 टू पावर 23 रिक्तियां। ओके, तो बहुत ही इजी प्रश्न है। मोल में अगर आपको दिया जाए तो मोल को आप पहले चेंज कर लीजिए, परिवर्तित कर लीजिए परमाणु की संख्या में। वो कैसे करना होता है? यानी मोल को आप गुणा कर दीजिए एवोगेद्रो संख्या से, और आपके पास में आ जाएगी परमाणु की संख्या, जो एक्चुअल में आपकी क्या है? n है। और बाद में आप जो दोनों फॉर्मूले जो याद रखेंगे, चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या कितनी है? 2n है, यानी इसको आप 2 से इंटू कर देंगे तो आपके पास में आ जाएगी चतुष्फलकीय रिक्तियां। और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी है? n है, तो n आपके पास में पहले आएगा, यह हो जाएगी आपकी अष्टफलकीय रिक्तियां। सभी को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगी? टोटल रिक्तियों की संख्या आ जाएगी। अब इन प्रश्नों का अभ्यास आप कर सकते हैं। मैंने आपको प्रश्न दे दिया है, एक पदार्थ ऐसी व्यवस्था में वो को हुई, इसके पहली बार तो आप करेंगे 0.75 से, यानी प्रथम बार तो आप इस प्रश्न का अभ्यास करेंगे कितने मोल में? 0.75 मोल में। दूसरी बार आप अभ्यास करेंगे 0.25 में,
और तीसरी बार इस प्रश्न का अभ्यास करेंगे 1.05 मोल में। तो 3 प्रश्न जो है वो इस तरीके से सिर्फ आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, इनटू करना है, लास्ट में क्या कर देना है, ऐड करना है। गुणा और जोड़ का ही पूरा प्रश्न रहेगा। 3 प्रश्न आपके सामने है, तो आप ये तीनों प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो इस प्रश्न का भी अच्छा अभ्यास हो जाएगा। अगर प्रश्न आता है परीक्षा में तो आपका गलत नहीं होगा। आगे अपन क्लास में जो है बात करेंगे संकुलन क्षमता की। तो आप संकुलन क्षमता को अपनी बुक से एक बार पढ़िए, जिससे कि आपको जो है जब पढ़ाए तो जल्दी समझ में आए। ठीक है।